नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और इसमें हम आज बात करने वाले हैं टीकमगढ़ के जीके जीएस के बहुत ही फेमस सर कुलदीप सर। आज हम उनसे बात करेंगे कि जीके जीएस को कैसे पढ़ें, कैसे आसान तरीके से पढ़ें। ठीक है, आपको जीके जीएस याद नहीं होता है तो कैसे आप याद रखें, और उनसे हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी, और वो उसमें आप बताएंगे कि ये किस प्रकार से एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। इस प्रकार सभी जानकारी आपसे साथ साझा करने वाले हैं। तो हम आज बात करेंगे टीकमगढ़ के प्रसिद्ध जीके जीएस के मास्टर ब्लास्टर कुलदीप सर से। तो आइए चलते हैं। तो सर, आप कैसे हैं? बढ़िया हैं। आप कैसे हो? हम भी बहुत ही अच्छे हैं, मजे में हैं। और आपकी जे परिवार आपका जे यूट्यूब वाला? हाँ, यूट्यूब परिवार आप सभी लोग कैसे हैं? और यही हमारे कुलदीप सर हैं, और आज ये हमें बताएंगे कि जीके जीएस को कैसे बहुत ही आसान तरीके से याद रखा जाए। तो हम आज इनसे बात करते हैं और आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको वैसे आप इनको जानते हैं क्योंकि कई बार ये इस चैनल पर पढ़ाया भी है इन्होंने, ठीक है, और पढ़ाते भी हैं। तो आज इनसे हम ये जानेंगे रूबरू होकर के कि कैसे हम याद रखें, क्योंकि बहुत से आप लोग स्टूडेंट का कहना होता है कि जीके जीएस सर हमको याद नहीं होता है, हम भूल जाते हैं, और उसको कैसे याद रखना है आज हम इनसे जानने वाले हैं। तो आपको सर बताएंगे, ठीक है। सर, जैसे अगर हम एक प्रश्न की नॉर्मल एक प्रश्न लेते हैं कि एमपी में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, नर्मदा नदी से रिलेटेड आप कुछ महत्वपूर्ण किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, आप बताइए। पहले तो हमारा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है इस चैनल पर जुड़ने के लिए। और इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी को जीके कुछ ऐसे फैक्ट और उनसे संबंधित जुड़ी हुई कई बातें बताएंगे। तो एक बार बताने से पहले और सर के कहने के पहले भी हम आपको बता दें कि आप अपने चैनल और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अपना और ग्रोथ हो सके। तो अपन चलते, जैसे सर ने पूछा कि नर्मदा नदी होती क्या है, इसके बारे में क्या तथ्य और निकल कर आ सकते हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं नर्मदा नदी से रिलेटेड? हाँ, तो हम आपको उसके बारे में पूरा बताते हैं। पहले तो अपन एक चीज जानते हैं, जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश राज्य जो अपना है, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिससे मिलकर अपना एक भारत एक विशाल देश बना हुआ है। तो इस राज्य में अपना सबका प्यारा और सबसे अच्छा एक राज्य है जो हम सभी रहते हैं उस राज्य में, जिसका नाम मध्य प्रदेश है। तो अपन मध्य प्रदेश की बात की है तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक पानी प्रवाहित होता है, जल प्रवाहित होता है, ये नर्मदा नदी से मिलता है। इसलिए जिस नदी से आपको सर्वाधिक जल की प्राप्ति होती है उस नदी को अपन जीवन रेखा नाम देते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यही से उठ के आता है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो वो अपनी और हम सबकी एकमात्र सबसे सुंदर नदी जिसका नाम नर्मदा नदी है। और अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल में देखा जाए तो 55 जिले हो चुके हैं, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में देखें तो 52 जिले हैं। और एक जिला ऐसा है जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है जिसका नाम है अमरकंटक। और अमरकंटक में एक क्षेत्र है जिसका नाम है अनूपपुर, वहां से अपनी नर्मदा नदी निकलती है जो काफी पूर्वी जिला है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि जो मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी निकलती है ये किस दिशा से निकलती है, तो पूर्व से निकलती है। और अगर अपन मध्य प्रदेश के अमरकंटक की बात करें तो यहाँ से नर्मदा नदी निकली और वो जैसे पूर्व से निकलती तो पश्चिम की ओर जाती है। अब जाती क्यों है यहाँ पर देखना, अगर अपन देखें भारत में दो खाड़ी हैं, एक बंगाल की खाड़ी, एक अरब सागर की खाड़ी, लेकिन नर्मदा नदी गिरती है अरब सागर में। ये भी काफी क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की ऐसी कितनी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, तो 3 हैं। एक है नर्मदा नदी जो अपने अमरकंटक से निकलती है पूर्व दिशा से, एक नीचे से निकलती है मध्य प्रदेश के जिसका नाम है बैतूल और वहां से निकलती है ताप्ती, और एक है माही नदी जो धार से निकलती है, इंदौर के आसपास धार एक शहर है तो वहां से निकलती है। और सीधा तीनों नदी, नर्मदा जो अमरकंटक से निकली, ताप्ती जो बैतूल से निकली और एक नदी माही जो धार से निकली, तीनों जाकर अरब सागर में गिर जाती हैं।
अब काफी आपने पुराणों में सुना होगा नर्मदा नदी के बारे में कि जो नर्मदा नदी है इसकी एक बहन हुआ करती थी। नर्मदा नदी की एक बहन हुआ करती थी जिसका नाम था जोहेला। जोहेला और इसके नर्मदा नदी का एक आशिक था जिसका नाम था सोनभद्र। इनमें काफी प्रेम कहानियां मिलती हैं आपकी पुराणों में। तो एक क्वेश्चन ऐसे उठ के आता है कि नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश है, नर्मदा नदी सबसे पूर्व में निकलती है तो वो बंगाल की खाड़ी में गिरे रास्ता कम रहेगा, लेकिन वो जाकर अरब सागर में गिरती है। इसका एक कारण है कि जो नर्मदा नदी है जी जोहेला की बहन है, लेकिन इन दोनों का जो आशिक है वो सोनभद्र है। तो हम आपको बता रहे थे जो नर्मदा नदी और जोहेला और जो सोनभद्र थे इनके बीच काफी गहरा संबंध था। लेकिन आपको इनकी पुराणों में कहानियां मिलती हैं, जैसे आपने सुना है सर जी। क्या सुना है कि जो नर्मदा का एक सबसे ज्यादा प्रेम चलता था। आप जानते हो प्रेम लव वगैरह क्या होता है? ये लोग बहुत बढ़िया से प्रेम लव जानते हैं। हाँ, समझ रहे हैं इनको। यहाँ पर देखना तो नर्मदा और सोन का काफी चक्कर चलता था, लेकिन आप जानते हो मोह माया सबसे बड़ी चीज होती है। बिल्कुल। हाँ, और आजकल आपने देखा कि एक अनार और 100 बीमार जैसी कहानी चल रही है। तो वैसे ही था कि नर्मदा घिस गई थी तो जोहेला उससे अच्छी लगने लगी थी, तो सोनभद्र फिर जोहेला के पीछे पड़ गया। तो यही कारण है कि जो नर्मदा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में ना गिरकर बहुत लंबा रास्ता तय करके अरब सागर में गिरती है। जैसा कि ये भारत है तो इधर बंगाल की खाड़ी है दोस्तों और इधर अरब सागर, तो इतना छोटा सा रास्ता तय ना करके नर्मदा नदी सीधा इतना लंबा रास्ता तय करती है और अरब सागर में गिरती है, यही कारण है। बाकी आपको नर्मदा के बारे में बताएं तो नर्मदा नदी की जो लगभग लंबाई है, नर्मदा नदी अपने मध्य प्रदेश में 1077 बहती है और पूरे भारत की बात करें तो भारत में 13-12 किलोमीटर बहती है, 1312 किलोमीटर, जो गुजरात राजस्थान अपने मध्य प्रदेश में बहती है। इसके बाद कुछ तो तथ्य और बता रहे हैं हम आपको कि जो नर्मदा नदी एक तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बहती है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं सर। और इसके बाद देखें कि अगर अपन आगे चलें थोड़ा सा तो इसमें भी कई चीजें आती हैं कि खुशियों की नदी किसे कहा जाता है, तो खुशियों की नदी भी अपनी नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी से सर बहुत ऐसा कोई सा मध्य प्रदेश का एग्जाम नहीं है जिसमें नर्मदा नदी से क्वेश्चन ना पूछे जाए। इसलिए सर बहुत ही डिटेल में आपको बता रहे हैं नर्मदा नदी के बारे में। जितने भी प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं और ये आज जो हम इनसे आपको रूबरू करवाए हैं तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि इनको जीके जीएस का कितना नॉलेज है और कितने बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाते हैं। तो आप लोग अगर इनसे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएं कि आप लोग सर से जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं, तो हम सर से जीके जीएस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड जरूर करेंगे। सर आगे बताइए और और नर्मदा नदी का ऐसा है कि जो नर्मदा नदी एक तो आपको पता चल गया मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बहती है और नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सहायक नदियां भी हैं। सहायक नदियां वो होती हैं सर कि जो मतलब अन्य नदियों से मिलकर बनती हैं। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की सबसे ज्यादा सहायक नदियां हैं 42, मतलब 42 नदियां हैं जो मतलब नर्मदा नदी में आकर मिलती हैं और नर्मदा नदी अपने अरब सागर में इसका समापन हो जाता है। सर मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? हाँ, तो ऐसी कुछ नदियां हैं जिसमें से एक प्रमुख नदी है सर नर्मदा नदी, जो सबसे बड़ी नदी कहलाती है और लंबाई के आधार पर भी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। और अक्सर इसी से प्रश्न पूछा जाता है, अधिकांश इसी आते हैं और इसको हम डिटेल में आपको टॉपिक वाइज टॉपिक अलग बताते चलेंगे। यहाँ सभी क्वेश्चन को लेके चलना है। आप लोगों का प्यार रहा, मोहब्बत रही, ठीक है, सर के प्रति, चैनल के प्रति, तो हम सर से जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको मध्य प्रदेश की टॉपिक वाइज वीडियो बना करके प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो बस वो आप पे डिपेंड करेगा आप क्या चाहते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जरूर बताना कि आप सर से टॉपिक वाइज मध्य प्रदेश और जीके जीएस का कोई सा भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जरूर बताएंगे। लेकिन कम से कम 100 लोग जब कमेंट करेंगे तब हम इस चैनल पर सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कम से कम 100 लोग होना चाहिए। जब तक 100 लोग नहीं बोलेंगे तब तक सर नहीं मतलब पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको सभी को बताना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। ठीक है, बात की जाए तो अपना मध्य प्रदेश नदियों की जरिए देखा जाए तो नदियों का मायका कहलाता है।
नदियों का मायका इसलिए कहलाता है क्योंकि अपने भारत में देखें तो छोटी बड़ी सर नदियों को मिलाकर लगभग 4000 नदियां बहती हैं, और वही भारत में सर्वाधिक जो नदियां बहती हैं वो अपने राज्य मध्य प्रदेश में बहती हैं, लगभग 207 नदियां। इसलिए अपना जो राज्य है वो नदियों की अपेक्षा नदियों का मायका है। क्वेश्चन जो कि हम साइंस से पूछेंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ हम ये बताना चाह रहे हैं कि सर चाहे जीके हो, साइंस हो, आप कोई सा भी टॉपिक हो उससे बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं। तो जैसे सर एक अभी एसएससी में एक प्रश्न पूछा गया था, जी हाँ। तो प्रश्न ये था कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप बताइए जानकारी। तो अभी सर ने जो बोला है कि जो टेस्टोस्टेरोन है, इससे एक क्वेश्चन आया था। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये कुछ और नहीं होता है, एक हार्मोन्स होता है। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स वो होते हैं, मतलब अपने शरीर के अंदर तो रहते हैं, एक आंतरिक होते हैं, एक बाह्य हार्मोन्स होते हैं, इनका थोड़ा अलग कंसेप्ट चलता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है सर, ये सूंघने की क्षमता को बताते हैं। जैसे आप किसी मनुष्य की देखें या फिर व्यक्ति देखें तो उनकी आवाज़ थोड़ा कठोर होती है, बुलंद होती है, तो वो इस हार्मोन की वजह से होती है, जिसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहा जाता है। जिस व्यक्ति के शरीर में भारी आवाज़ होती है उनमें टेस्टोस्टेरोन की सर मात्रा ज़्यादा होती है, और जिन व्यक्ति के शरीर में या जिनकी ब्लड में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होती है उनकी आवाज़ पतली होती है। इसलिए आपने देखा होगा लड़कियों को, या फिर कई ऐसे लड़के होते हैं जो लड़कियों की तरह पेश आते हैं, मतलब उनकी जो आवाज़ होती है पतली होती है, पतली। वो एकमात्र कारण है, थोड़ा वातावरण का प्रभाव रहता है और थोड़ा सा रहता है हार्मोन्स का। तो एक हार्मोन्स रहता है जिसका है नाम टेस्टोस्टेरोन। अब आपने देखा होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण सर क्या है, सूंघने की क्षमता पाई जाती है। जैसे आपने देखा कुत्तों में, कुत्ते किसी भी चीज को जल्दी सूंघ लेते हैं, इसका कारण एक ही है कि उनमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा होती है। तो क्वेश्चन यही आया था कि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा सर सर्वाधिक किस जानवर में होती है? तो वो एकमात्र होता है कुत्ता। अब आपने कहीं देखा होगा कुत्ता कहीं बाथरूम कर देता है तो वो उसका एक बॉर्डर बन जाता है। अब किसी दूसरा जानवर उस पर आएगा, दूसरा कुत्ता बैठेगा, तो अगर उसने सूंघ लिया कि यही हमारी बाथरूम डली है तो ये स्थान हमारा है, तो वो लड़ते हैं। तो मात्र कारण वही है कि उनको सूंघने की क्षमता ज्यादा रहती है, इसलिए उनमें टेस्टोस्टेरोन भी ज्यादा रहता है। तो यही है क्वेश्चन की टेस्टोस्टेरोन सूंघने की क्षमता को बताता है। और इसके अलावा और देखें तो जी गौण लैंगिक लक्षण को भी बताता है। गौण लैंगिक लक्षण मतलब दाढ़ी आना, मूंछ आना, आवाज का भारी होना, तो इन लक्षणों का भी एकमात्र कारण है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। सर और एग्जाम में ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जिसमें साइंस पूछी जाए और कोशिका से संबंधित प्रश्न ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जी। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स, तो कोशिका से संबंधित आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। तो सर आप थोड़ा कोशिका के बारे में जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में आप बताइए जरा। हाँ, तो पहले हम आपको एक चीज से रूबरू करवाएं। जो आपका मानव शरीर है ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, और इनकी संख्या असंख्य है। असंख्य मतलब इनको आप गिन नहीं सकते, लाखों करोड़ों अरबों मिलियन तक जाती है इनकी संख्या। मतलब आपका जो मानव शरीर है जो छोटी छोटी बिल्कुल कोशिकाओं से मिलकर बना है, और इन्हीं छोटी छोटी कोशिकाओं से सर एक तैयार होता है जिसे कहते हैं ऊतक। ऊतक कुछ अलग नहीं होता है, कोशिकाओं का जो समूह होता है इस समूह को ही ऊतक कहा जाता है। और बहुत सारे जो टिश्यू या ऊतक मिल जाते हैं तो वो एक अंग बनाते हैं। अंग मतलब ये हाथ हुआ तो एक अंग है, कान एक अंग है, और ये बहुत सारे अंग मिलकर करते हैं अंग तंत्र, मतलब ऑर्गन सिस्टम तैयार। और इस ऑर्गन सिस्टम से होता है बॉडी, मतलब मानव का शरीर। तो इस तरह से मानव का शरीर बनता है। तो कोशिका देखें तो शरीर की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। एक क्वेश्चन अधिकांश पूछा जाता है कि जो कोशिका है, कोशिका एक जीवन का आधार भी है ना, तो ये भी आप जानते होंगे। और क्वेश्चन ये उठते आता है कि सबसे पहले कोशिका को देखा किसने इस संसार में? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की सबसे पहले खोज की थी, और सन 1665 में इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया 1663-64 के मध्य। और उस प्रैक्टिकल में पाया कि जो मानव है ये छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। लेकिन इन रॉबर्ट हुक भाई साहब ने क्या देखा था अपने प्रैक्टिकल? मरी हुई कोशिका देखी थी, है ना। तो फिर एक आई जीवित कोशिका, और जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहोक ने। और एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपको सर और कई स्टूडेंटों को कोशिका को बारीकी से समझना है तो इसका अध्ययन किया जाता है। और साइंस में कई शाखाएं होती हैं जिन्हें कुछ
बांट दिया जाता है, तो कोशिका को एक शाखा में रखा गया है जिसे कहा जाता है साइटोलॉजी, है ना। तो वही अपना है, जैसे बायोलॉजी है, बायो मतलब होता है जीवन या सजीव, और लॉजी मतलब अध्ययन, मतलब आप जीवन का अध्ययन किस प्रकार से करोगे, जो बायोलॉजी बताता है। तो कोशिका का अध्ययन किस प्रकार से करना है, जी साइटोलॉजी बताता है। तो कोशिका से संबंधित और भी कई तथ्य हैं जिन्हें एक ही वीडियो में समझ पाना नामुमकिन है ना। इसलिए आप लोग बताएंगे कि आप साइंस के कुछ जो टॉपिक हैं जो आपको नहीं समझ में आते हैं, ठीक है, तो सर आपको जरूर समझाएंगे। सर मतलब हमने ये अक्सर स्टूडेंट्स से सुना है कि हम जीके जीएस इतना पढ़ते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। तो इसका आप कुछ आसान तरीका बता सकते हैं जो सभी के लिए बहुत ही जड़ी बूटी साबित हो, है ना। आपके पास कोई ऐसी ट्रैक हो, कोई जड़ी बूटी हो, है ना, तो आप इन सब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए याद रखने के लिए आप कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट, इम्पोर्टेंट बातें बता सकते हैं। पहले आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, आपने कई टीचरों से अधिकांश सुना होगा, वो अधिकांश ऐसा होता है मैथ और रीजनिंग के जो टीचर होते हैं या फिर अन्य सब्जेक्ट के होते हैं जो जीके नहीं पढ़ाते, वो एक चीज बोलते, वो क्या बोलते कि जीके जीएस अनंत है। सुनना आप सब ध्यान से, जी बिल्कुल। हाँ ध्यान से आप भी सुनना, फिर बताना कि हमने जो कहा है वो सही है कि गलत, ये कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। एक बात हमेशा बोलते हैं कि जीके जीएस अनंत है। अगर सर जीके जीएस अनंत होती तो जो एमपीपीएससी के एग्जाम होते हैं इसमें मैथ रीजनिंग का कुछ रोल नहीं है, यूपीएससी में मैथ रीजनिंग का कुछ रोल नहीं है, पूरा किस पर पेपर जाता है, जीके जीएस पर। तो उस पर तो हर साल स्टूडेंट अच्छा स्कोर मारते हैं, लड़के ने कर रहे हैं, लड़की ने कर रहे हैं, ऐसा फिर क्यों होता है। आईएएस का एग्जाम हो गया, ये बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो ऐसे कई एग्जाम हैं जिसमें आप कोई भी संसार का ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें जीके जीएस ना आता। सभी में कुछ ना कुछ 10-20 क्वेश्चन, 2-4-5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जीके जीएस के, है ना। तो मतलब सर का कहना यही है कि मैथ रीजनिंग पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, जीके जीएस भी पढ़ सकते हैं। और ये माइंड में नहीं रखना है कि अनंत है, अनंत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी, एमपीएससी, एमपीपीएससी और भी ऐसे बहुत बड़े एग्जाम हैं जिनमें सिर्फ जीके जीएस पूछा जाता है और बच्चे याद रख लेते हैं। अब वो कैसे रख लेते हैं, है ना, तो आप लोग भी याद रख सकते हैं। आप तो एसएससी, एमपी, एसआई, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, इन सभी, दिल्ली पुलिस, इन सब की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ 50 नंबर 100 नंबर का जीके पूछा जाता है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और उसका जो सिलेबस होता है बहुत अधिक होता है। तो सर आप हमें ये बताइए कि जो मतलब एग्जाम होते हैं जिसमें 50 से 100 नंबर का जीके पूछा जाता है, तो उसको हमें क्या पूरा जीके को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि मतलब कुछ जो टॉपिक होते हैं किस प्रकार से पढ़ें कि मतलब हम अगर 50 नंबर का जीके है तो उसमें हमारे 40 नंबर 45 नंबर तो आ ही जाए। तो सर ने अभी कहा कि जीके जीएस कुछ अनंत नहीं है, बस ऐसा है कि अगर आप कभी जीके जीएस पढ़ रहे हो तो देखो दो चीज़ें होती हैं पढ़ने की, एक तो जीके को पढ़ा जाता है डिटेल में, एक जीके जीएस को सर पढ़ा जाता है डिटेल में विस्तार में, एक पढ़ा जाता है शॉर्ट तरीके से, मतलब कुछ मेन फैक्ट निकालिए आप जो अक्सर एग्जाम में जिन टॉपिक से पूछे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप साइंस की बात करें तो हम बायोलॉजी उठाएं तो इसका परिचय उतना मेन नहीं है। नॉर्मल जनरली कंपटीशन के एग्जाम जैसे व्यापम के हुए, आपके राज्य लेवल के हुए, है ना, तो वो जरूरी नहीं है कि आप उन्हें डिटेल में पढ़ो, उनके कुछ आप फैक्ट निकालो पहले टॉपिक वाइज, है ना सर। जैसे कोशिका है तो कोशिका की खोज किसने की, इसको सबसे पहले जीवित कोशिका किसने कहा, मरी हुई कोशिका की खोज किसने, अस्थि से संबंधित, तो अस्थि से संबंधित ऊतक क्या है, तो इनके पहले आप महत्वपूर्ण तथ्य निकालिए और उन्हें आप किसी किताब के माध्यम से किसी भी किताब के माध्यम से उन महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। लेकिन रिवीजन कितना जरूरी होता है एक स्टूडेंट के लिए सर, जैसे कोई जीके जीएस पढ़ रहा है या मैथ रीजनिंग कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो उसके लिए रिवीजन करना कितना महत्वपूर्ण है। जैसे हम आपको एक उदाहरण दें कि जिस तरह अगर हम वो कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप चलाते हैं तो उनमें हमें डाटा चाहिए, तो हमें उनके लिए अगर डाटा जाना रखना है तो रैम की भी उतनी आवश्यकता होती है। तो वैसे ही हमारा ऐसा कहना है कि अगर आप कुछ चीज़ आज पढ़ रहे हो तो ये जरूरी नहीं कि आपको कल तक भी याद हो, परसों हो, 7 दिन रहे, 1 सप्ताह रहे, 2 सप्ताह रहे, तो कम से कम उसे ऐसा कीजिए आप कि अगर कोई चीज़ याद करते हो तो कम से कम एक बार उसे दोहरा लो,
है ना। जैसे एक सप्ताह में दोहरा लो, फिर दूसरे सप्ताह में एक बार दोहरा लो। दोहराने में कितना 5-10 मिनट का समय लगता होगा। तो सर जो रिवीजन जैसे यूपीएससी एमपीपीएससी और जो बड़े एग्जाम होते हैं, जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं, सर उनका यही मानना होता है, वो इसी तरीके से पढ़ाई करते हैं कि जो हमने पढ़ा है 5 दिन 6 दिन, उसका रविवार को एक दिन फिक्स कर लो कि जो भी हमने पढ़ा है उसको हम रिवाइज कर लें, या जो हमने कल पढ़ा है उसका रिवीजन, कोई नई चीज़ पढ़ने से पहले हम एक बार जो हमने कल पढ़ा था वो आज उसका रिवीजन कर लें। तो सर मतलब जीके जीएस को हमें क्या, मतलब अगर ये एसएससी जो नॉर्मल जिसमें 50 से 60 नंबर का जीके पूछा जाता है, तो हमें क्या बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए कि उन टॉपिक को पढ़ना चाहिए जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं? क्या हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना चाहिए? पहले तो देखो, कहने का ऐसा है कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसका आप पहले सिलेबस रखें। बिल्कुल बिल्कुल, सिलेबस बहुत मायने रखता है। सिलेबस जरूरी है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे में क्या आना है क्या नहीं आना है, तो फिर आप तैयारी कैसे करोगे। तो पहले आप सिलेबस रखो अपने पास, और सिलेबस रखने से पहले एक चीज़ और देख लो, आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन या तैयारी कर रहे हो तो उनसे संबंधित प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने पेपर हुए हैं, उन सबों को आप निकाल कर रखो, किस उन्हें प्रकार लगाओ। के, हाँ। हाँ, उन्हें आप रिवाइज करो, और उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए उस टॉपिक को निकालो, और उस टॉपिक से संबंधित जितने तथ्य महत्वपूर्ण हैं उन्हें जितने पढ़ो। क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन। तो इस तरह से आपकी तैयारी बेहतरीन हो सकती है। बाकी आपको अगर डिटेल में जीके जीएस पढ़ना है तो आप टॉपिक वाइज ना पढ़ो, पूरा डिटेल में पढ़ो। ऐसा पढ़ो कि उस टॉपिक से कुछ किताबों में कुछ दिया रहता है, कुछ में कुछ, लेकिन दिया रहता है दोनों में सही, बस लैंग्वेज और भाषा अलग होती है। तो जिस भी किताब से आपको जो भी डेटा मिले वो आप निकाल कर अपनी भाषा में उसे लिखो और अच्छे से याद करो। तो इस तरह से आपका विस्तार से जीके जीएस भी कंप्लीट हो सकता है। और बाकी आप इन बातों में ना आए कि जीके जीएस अनंत है। अगर अनंत होता तो आज कोई एग्जाम नहीं निकाल पाता। देखो, जरूरत मैथ रीजनिंग की भी है, लेकिन जितनी जरूरत मैथ रीजनिंग की उतनी जरूरत जीके जीएस की। तो कहना ऐसा ही है, जो भी सर आपसे बोलते हैं ऐसा, तो उन्हें समझाओ। उनसे बस एक बात कह देना कि जो एमपीपीएससी यूपीपीएससी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं भारत के, वो कैसे होते होंगे बिना जीके, उसमें आप मैथ रीजनिंग कर पाओगे नहीं। तो ऐसा जी गलत है कहना, अनंत कुछ नहीं होता है। अगर आपने ठान लिया तो हर चीज़ संभव है। सर आगे आपसे सर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने सर से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, और हम ऐसी चर्चा करते रहेंगे, और आप लोग का बस प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है। इस चैनल को आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे और आपके लिए जानकारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जो भी हमारे पास नॉलेज होगा, ठीक है, हम आपके साथ साझा करेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो ये जो टीकमगढ़ का चैनल है, यानी बुंदेलखंड में, तो ये आपको बुंदेलखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं और भी जितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो सभी जगह इसको शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार मोहब्बत और शुभकामनाएं कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी को बनाए रखें और अपनी जो लक्ष्य है उसको हासिल करें। तो नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।